केमिस्ट्री के क्लास में सीखा होगा, लेकिन यहाँ पर फिजिक्स में अलग चीज पढ़ना है, थोड़ा सा है वही, लेकिन यहाँ पे थोड़ा लार्ज एक्सटेंट में पढ़ना है। जैसे हमारा टर्म यहाँ पे आएगा इलेक्ट्रिक डायपोल। देखिए इलेक्ट्रिक डायपोल होता क्या है, दो चार्ज है आपके पास, एक पॉजिटिव चार्ज क्यू है और एक निगेटिव चार्ज क्यू है, यानी कि मैग्नीट्यूड दोनों का सेम होगा, केवल नेचर दोनों का क्या होगा, अपोजिट होगा। मैग्नीट्यूड दोनों का सेम होगा, एक अगर आपने एक 2 माइक्रोकूलम लिया है तो दूसरा भी 2 माइक्रोकूलम मैग्नीट्यूड में होगा, बस नेचर उसका अपोजिट होगा, -2 माइक्रोकूलम। जब इन दोनों चार्ज को स्मॉल सेपरेशन पे, स्मॉल सेपरेशन मतलब मिलीमीटर या सेंटीमीटर, इससे ज्यादा नहीं, मैक्सिमम सेंटीमीटर में बहुत कम दिखता है, मिलीमीटर में ज्यादा दिखेगा। जब एकदम स्मॉल सेपरेशन पे प्लेस कर देंगे तो इलेक्ट्रिक डायपोल का फॉर्मेशन होता है। हालांकि डायपोल मूवमेंट का यूज बेसिकली पोलैरिटी और नॉन पोलैरिटी को ही डिटरमाइन करने के लिए किया जाता है, लेकिन यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड वगैरह भी डिस्कस करेंगे। ये जो डायपोल है इसके वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा, ये डायपोल है इसके वजह से टर्क कितना होगा, ये सारा चीज हम लोग इलेक्ट्रिक डायपोल में डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहली चीज ये इसमें कि अगर आपसे कोई पूछता है कि भाई एक बात बताओ इलेक्ट्रिक डायपोल होता क्या है, तो आपको ये बोलना है इन सिंपल वर्ड में कि जब दो चार्जेज जिनका मैग्नीट्यूड तो सेम होगा बट नेचर अपोजिट होगा, उसको जब स्मॉल सेपरेशन पे प्लेस करते हैं तो इलेक्ट्रिक डायपोल का फॉर्मेशन होता है। क्लियर है? जब दो चार्जेज हैविंग मैग्नीट्यूड सेम बट अपोजिट इन नेचर आर प्लेस्ड एट ए स्मॉल सेपरेशन देन इलेक्ट्रिक डायपोल इज फॉर्म्ड। ये सिंपल सा है। सभी के बच्चे आ गए हैं ना क्लास में, जो लास्ट क्लास में थे वो टोटल के टोटल है ना इस क्लास में। यानी कि हम ये बोले कि एक चार्ज क्यू और एक माइनस क्यू, जब दोनों को स्मॉल सेपरेशन पे रखा जाएगा तो जाकर इलेक्ट्रिक डायपोल का फॉर्मेशन होगा। ये हमारा ए हुआ, ये हमारा ए, यानी कि दोनों चार्ज के बीच का सेपरेशन हम 2a लेके चलते हैं। तो ये अगर आपको जो सिस्टम दिख रहा है ये इलेक्ट्रिक डायपोल का सिस्टम है। क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? इलेक्ट्रिक डायपोल का फॉर्मेशन कब होता है और कितना होता है, कैसे होता है? क्लियर है? जब दो चार्जेस को जिनका मैग्नीट्यूड सेम होगा बट नेचर अपोजिट होगा, दोनों को जब स्मॉल सेपरेशन पे रखेंगे तो इलेक्ट्रिक डायपोल का फॉर्मेशन होगा। मैं बता दूं ये टॉपिक कितना इंपॉर्टेंट है। इस टॉपिक से मिनिमम 3 मार्क्स का क्वेश्चन आएगा ही आएगा बोर्ड में, ये बात आप ध्यान में रखिएगा। इलेक्ट्रिक डायपोल के टॉपिक से 3 मार्क्स का क्वेश्चन, चाहे वो स्टेट बोर्ड हो या सीबीएसई हो या कोई भी बोर्ड हो, उसमें आना ही आना है। तो पहली क्राइटेरिया तो ये हो गई। दूसरी बात कि इससे न्यूमेरिकल भी बहुत सारे बनते हैं, तो न्यूमेरिकल बहुत सारा बनता है तो इसके लिए इसकी टॉपिक की भी जरूरत ज्यादा है। क्लियर है? यस सर। आज आप लोगों का इसका नोट्स मिल जाएगा, डोंट वरी। इलेक्ट्रिक डायपोल आज जितना पढ़ाया जाएगा इसका नोट्स आप लोगों के पास अवेलेबल हो जाएगा। लेकिन मेरा कहने का मतलब ये है कि अगर क्लास में कुछ चीजें बताई जा रही हैं तो इसको ध्यान से सुनते हुए नोट भी करना है, ठीक है? तो ये हो गया आपका इलेक्ट्रिक डायपोल, जो कैसे फॉर्म होता है ये आपका क्लियर हो गया। अब इसमें जो टॉपिक आता है इलेक्ट्रिक डायपोल मूवमेंट, इलेक्ट्रिक डायपोल मूवमेंट, इसको हम लोग पी से, स्मॉल पी से डिनोट करते हैं। अभी आपने सीखा क्या कि सर जब दो चार्जेस जिनका मैग्नीट्यूड सेम होगा बट नेचर अपोजिट होगा, स्मॉल सेपरेशन पे फॉर्म करेंगे तो इलेक्ट्रिक डायपोल का फॉर्मेशन होगा। तो सिंपल सी बात है, थोड़ा सा ध्यान देना है और क्या करना है, लिखना है कि इलेक्ट्रिक डायपोल मूवमेंट इज अ वेक्टर क्वांटिटी। इलेक्ट्रिक डायपोल मूवमेंट इज अ वेक्टर क्वांटिटी which is equal to the product of magnitude of either charge, which is equal to the product of magnitude of either charge and separation between them। यानी कि इलेक्ट्रिक डायपोल मूवमेंट एक तरह का वेक्टर क्वांटिटी होता है जो कि इक्वल होता है प्रोडक्ट ऑफ द
मैग्नीट्यूड ऑफ आइदर चार्ज, या तो ये, इन दोनों में से किसी एक का मैग्नीट्यूड ले लो। तो इन दोनों में से किसी एक का मैग्नीट्यूड लोगे तो क्या लिखोगे? इन दोनों चार्ज में से किसी एक चार्ज का मैग्नीट्यूड लेंगे तो क्या लिखेंगे? सर क्यू। क्यू, वेरी गुड। और इनटू द प्रोडक्ट ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ द आइदर चार्ज एंड सेपरेशन बिटवीन टू चार्जेज, 2a, वेरी गुड। इस सेपरेशन को लेंथ ऑफ डायपोल भी बोलते हैं, लेंथ ऑफ डायपोल भी बोलते हैं। ये जो सेपरेशन है इसको हम लोग क्या बोलते हैं? लेंथ ऑफ डायपोल। इलेक्ट्रिक डायपोल मूवमेंट इज अ वेक्टर क्वांटिटी which is equal to the magnitude of either charge and separation between the charges। या इन शॉर्ट में अगर इसको और बेहतर से लिखना चाह रहे होंगे तो ऐसे लिखेंगे कि द प्रोडक्ट ऑफ द मैग्नीट्यूड ऑफ आइदर चार्ज एंड लेंथ ऑफ द डायपोल। क्यों? क्योंकि जो दोनों चार्ज का जो सेपरेशन होता है, यानी Q और माइनस Q के बीच का जो सेपरेशन 2a होता है, उसको हम लोग लेके चलते हैं लेंथ ऑफ डायपोल। लेके क्या चलते हैं, इनफैक्ट कहते ही हैं, उसी को बोलते हैं लेंथ ऑफ डायपोल। क्लियर है? तो यानी कि P का वैल्यू कितना आ गया? Q इंटू 2a। कोई दिक्कत? बोर्ड में क्वेश्चन कैसा पूछता है कि व्हाट इज इलेक्ट्रिक डायपोल मूवमेंट इज अ वेक्टर क्वांटिटी, तो आपको बोलना होगा यस, इट इज अ वेक्टर क्वांटिटी। इसीलिए मैंने इसके डिफिनीशन में ही ये टर्म ऐड कर दिया है कि इलेक्ट्रिक डायपोल मूवमेंट इज अ वेक्टर क्वांटिटी विच इज इक्वल टू द मैग्नीट्यूड ऑफ आइदर चार्ज एंड लेंथ ऑफ डायपोल। कोई दिक्कत? अगर कोई बोलता है कि इलेक्ट्रिक डायपोल मूवमेंट को डिफाइन करो तो आप डिफाइन कर सकते हो या नहीं? हेलो, आज क्या बच्चे प्रेजेंट नहीं है क्या क्लास में? थोड़ा सा बोलिए, सुबह का क्लास है, थोड़ा सा एनर्जी लाइए, एक्टिव रहिए थोड़ा सा। ऐसे एकदम शांत पढ़ोगे तो फिर फिजिक्स समझने में थोड़ी बहुत प्रॉब्लम होगी, बोलना पड़ेगा। नहीं भी आ रहा है तो भी बोलो कि हाँ सर, हाँ सर, मतलब नहीं आ रहा है फिर से बताइए। आ रहा है तो यस सर, समझ गए, आगे बढ़िए। ये सब चीज बोलोगे तो थोड़ा सा एनर्जी बना रहेगा क्लास में। तो इलेक्ट्रिक डायपोल मूवमेंट का बेसिकली डिफिनीशन समझ में आ गया, फॉर्मूला समझ में आ गया कि क्या होता है? यस सर। अच्छा अच्छा, वेरी गुड। अब एक चीज मैं आप लोगों को एक रफ में दे रहा हूँ क्वेश्चन, एक रफ में। दो चार्ज है जी, एक है 1.5 माइक्रोकूलम और एक है 1.5 माइक्रोकूलम। इसको जो रखा गया है वो 0,0, -15 और इसको 0,0,15 और ये सेंटीमीटर में है। ये जो पॉइंट है वो सेंटीमीटर में है। एक बात बताओ तो P का वैल्यू कितना होगा जल्दी से? बताओ। दो चार्जेज है, एक -1.5 माइक्रोकूलम और एक 1.5 माइक्रोकूलम। एक इस कोऑर्डिनेट पे रखा गया है और एक इस कोऑर्डिनेट पे रखा गया है, तो P का वैल्यू कितना होगा? केवल न्यूमेरिकल वैल्यू बताइए। 45, यानी कि वह -1.5 का मैग्नीट्यूड आप ले लिए तो 1.5 इंटू 10 का पावर -6 इंटू इन दोनों के बीच का सेपरेशन कितना है? 30 सेंटीमीटर। तो 30 इंटू 10 का पावर -2, तो कितना हो गया? 10 वाला 3 इंटू 10 का पावर -8। अब इसका ऐसा यूनिट क्या होगा भाई? कहोगे कि सर चार्ज का तो कूलम आपने बताया था और लेंथ का हम लोग बचपन से पढ़ते आ रहे हैं मीटर। कोई दिक्कत? यानी कि इन सिंपल वर्ड में एसआई यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक डायपोल मूवमेंट कितना होगा? कूलम मीटर। कोई दिक्कत? सबसे पहली बात, किसी को कोई इशू है तो बोलो। फिर 3 कैसे आया? 3 कैसे आया, ये आप लोगों के मन में बात है। देखिए ना, ये -15 सेंटीमीटर है
और ये 15 सेंटीमीटर है, तो हमने दोनों चार्ज के बीच का लेंथ लेना है। तो आप एक बात बताओ, -15 से +15 चलने के लिए लेंथ 30 कवर करना पड़ेगा कि नहीं करना पड़ेगा? यस सर। पहले -15 से 0 तक पहुंचोगे, फिर 0 से 15 तक पहुंचोगे, तो टोटल लेंथ कितना कवर किए? 30 किए ना। अब हाँ दिया सर। किस में था? सेंटीमीटर में था, तो इसलिए हमने 10 का पावर -2 कर दिया। कोई दिक्कत? नहीं सर, वो आंसर में 3 कैसे हुआ? नहीं 1.5। सर, वो 4.5 है। यहाँ पे, सॉरी 4.5, गुड, आपने सही बोला, 4.5 इंटू 10 का पावर -8 कूलम मीटर। तो आपको बस ये ध्यान में रखना है कि कैलकुलेशन में थोड़ा बहुत इधर उधर हो तो ध्यान ऐसे ही देना है और बोलना है कि हाँ सर यहाँ कैलकुलेशन में मिस्टेक हुआ है। ठीक है, 4.5 इंटू 10 का पावर -8 कूलम मीटर। ऐसा यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक डायपोल मूवमेंट कितना हो गया? कूलम मीटर। कोई दिक्कत कंसेप्ट में? नो नो सर। सर। ओके, वेरी गुड। अच्छा, चलिए अब बात करेंगे कि सर ऐसा यूनिट तो आपने बता दिया, बहुत अच्छा किया। एक डायरेक्शन भी बता दीजिए, वेक्टर क्वांटिटी है तो डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक डायपोल मूवमेंट, डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक डायपोल मूवमेंट फ्रॉम नेगेटिव चार्ज टू पॉजिटिव चार्ज। डायरेक्शन ऑफ जो इलेक्ट्रिक डायपोल मूवमेंट होता है वो निगेटिव चार्ज से किधर के तरफ होता है? पॉजिटिव चार्ज के तरफ। क्लियर है? द मिड पॉइंट ऑफ डायपोल is known as center of dipole। बहुत बढ़िया। the line in which dipole is placed is known as axial direction। the direction which is perpendicular to the center of dipole is known as इक्यूटोरियल डायरेक्शन। ध्यान देना है, 4-5 लाइनें मैंने नोट डाउन कराई है। पहला लाइन मैंने ये बोला कि डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक डायपोल मूवमेंट फ्रॉम निगेटिव चार्ज टू पॉजिटिव चार्ज। अगर आपने यहाँ पे निगेटिव चार्ज रखा है और यहाँ पे आप पॉजिटिव चार्ज रखे हो तो डायपोल का जो डायरेक्शन होगा वो इधर से इधर होगा, माइनस निगेटिव से पॉजिटिव चार्ज के तरफ। जो डायपोल का मिड पॉइंट होता है, यानी Q और -Q के बीच का जो एकदम मिड पॉइंट होता है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं? सेंटर ऑफ डायपोल बोलते हैं। क्या बोलते हैं? सेंटर ऑफ डायपोल। और ये डायरेक्शन, जिस डायरेक्शन में चार्जेस प्लेस किए गए हैं, उसको हम लोग बोलते हैं एक्सियल डायरेक्शन। क्या बोलते हैं? एक्सियल डायरेक्शन। और ये डायरेक्शन जो सेंटर ऑफ डायपोल पे परपेंडिकुलर होता है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं? इक्यूटोरियल डायरेक्शन। तो 4 चीजें मेंशन करनी थी इसमें। डायरेक्शन फ्रॉम नेगेटिव चार्ज टू पॉजिटिव चार्ज, मिड पॉइंट जो होता है डायपोल का उसको सेंटर ऑफ डायपोल बोलते हैं, जिस डायरेक्शन में चार्जेस प्लेस किए गए होते हैं उसको हम लोग क्या बोलते हैं? एक्सियल डायरेक्शन बोलते हैं। और वो डायरेक्शन जो सेंटर ऑफ डायपोल पे परपेंडिकुलर हो, या ये भी कह सकते हैं कि परपेंडिकुलर बाइसेक्टर हो, उसको हम लोग क्या बोलते हैं? इक्यूटोरियल डायरेक्शन। इस चैप्टर में पहले हम लोगों को पूरा थियरी डिस्कस करना होगा, क्योंकि बोर्ड में इस चैप्टर से थियरी ज्यादा पूछता है, डेरिवेशन वगैरह, तो पहले हम वो कर लेंगे, फिर हम लोग न्यूमेरिकल के पोर्शन पे आएंगे। तो नहीं घबराना है कि न्यूमेरिकल नहीं है, ये नहीं अभी तक नहीं आया, आएगा। जैसे जैसे टॉपिक हम लोग करेंगे न्यूमेरिकल भी बहुत सारा आएगा। तो डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक डायपोल मूवमेंट फ्रॉम नेगेटिव चार्ज टू पॉजिटिव चार्ज, मिड पॉइंट ऑफ डायपोल इज नोन एज center of dipole। The line in which dipole is placed is known as axial direction।
the direction which is perpendicular to the center of dipole is known as equatorial direction. कोई दिक्कत? नो सर। चलिए इरेज करें। यस सर। आदर्श आज नहीं आया है क्या क्लास में? और नो आदर्श है तो सर। अच्छा, और नो कितने बच्चे अभी क्लास में प्रेजेंट है? पांच है सर। 5। अच्छा अच्छा अच्छा, चलो कोई नहीं। तो अब अभी हम लोग का बात करते हैं, ये हो गया हमारा क्या, इलेक्ट्रिक डायपोल का बेसिक टर्म। अब नया डिफाइन होगा इसमें, इलेक्ट्रिक फील्ड एंड इलेक्ट्रिक डायपोल। 3 मार्क्स का क्वेश्चन बोर्ड का, सीबीएसई स्टेट बोर्ड कोई भी हो, 3 मार्क्स का क्वेश्चन है ये, आपको ध्यान में रखना है। 3 मार्क्स का क्वेश्चन है, कहीं नहीं गया है, बोर्ड में आ रहा है। हमें इलेक्ट्रिक फील्ड एक्सप्लेन करना है इलेक्ट्रिक डायपोल के वजह से। चलिए जो जो पूछेंगे माइक ऑन रखिए, आप लोग एक एक करके आंसर दीजिएगा, बिना परेशान हुए, बिना घबराए। एक डायपोल बना लिए जिसका O हो गया सेंटर ऑफ डायपोल, ये A होता है, ये A होता है। एक्सियल डायरेक्शन में हम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड पहले फाइंड आउट करने जा रहे हैं। इधर फाइंड आउट करने जा रहे हैं एक्सियल डायरेक्शन में, तो एक्सियल डायरेक्शन में फाइंड आउट करने जा रहे हैं। आएगा क्वेश्चन कैसे, डिराइव एन एक्सप्रेशन फॉर इलेक्ट्रिक फील्ड इन एक्सियल डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक डायपोल। कैसा आएगा क्वेश्चन, डिराइव एन एक्सप्रेशन फॉर इलेक्ट्रिक फील्ड इन एक्सियल डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक डायपोल। तो हम एक काम करते हैं, ऐसे एक एक्सियल डायरेक्शन में थोड़ा सा बढ़ जाते हैं। यहाँ पे एक P पॉइंट है जहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड आउट करना है। सेंटर ऑफ डायपोल से R डिस्टेंस पे एक पॉइंट P है एक्सियल डायरेक्शन में, जहां पर हमें इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड आउट करना है। सिंपल सी बात है, सुनिएगा। इन एक्सियल डायरेक्शन देयर इज अ पॉइंट P at distance R from the center of dipole where net electric field is to be determined। इस डायपोल के वजह से एक्सियल डायरेक्शन में एक P पॉइंट है जहां पर हमें नेट इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होगा ये फाइंड आउट करना है। क्वेश्चन क्लियर हुआ या नहीं हुआ? यस सर। मतलब सर हाँ। पी पॉइंट ढूंढना है। क्या बोल रहे हो? थोड़ा सा माइक पास में रख के बोलो। पी पॉइंट पे ना सर निकालना है। हाँ, P पॉइंट पे निकालना है। अब एक बात बताइएगा, 2 चार्ज है इस डायपोल में, एक पॉजिटिव है और एक और चीज मैं बता दूं, ये जो R होता है इस A के कंपैरिजन में बहुत बड़ा होता है। ये जो R होता है वो A के कंपैरिजन में बहुत बड़ा होता है। अगर नहीं भी बड़ा होगा तो क्या करेंगे, कैसे करेंगे, ये सारा चीज हम लोग डिस्कस करेंगे। जनरली R की वैल्यू A के कंपैरिजन में बहुत बड़ा होता है, तो P पॉइंट पे पता करना है। तो ये पॉजिटिव चार्ज के वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन P पॉइंट पे किधर होगा, लेफ्ट में होगा या राइट में होगा? P पॉइंट पे पॉजिटिव चार्ज Q के वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन लेफ्ट में होगा या राइट में होगा? लेफ्ट राइट में। कौन बच्चा बोला राइट में? और पॉजिटिव चार्ज से इलेक्ट्रिक फील्ड अवे होता है कि टुवर्ड्स होता है? हाँ सर, टुवर्ड्स होता है। अवे होता है। पॉजिटिव चार्ज से इलेक्ट्रिक फील्ड अवे होता है। क्या हुआ, किसी को कोई दिक्कत है? नो सर। और इस निगेटिव चार्ज के वजह से P पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन किधर होगा, लेफ्ट या राइट? राइट। वेरी गुड।
सबका क्लियर है? यस सर। अब एक बात मुझे बता दो, O से P का डिस्टेंस R है और O से A का डिस्टेंस स्मॉल a है, तो A से P का डिस्टेंस कितना होगा? R minus A। बहुत बढ़िया, R माइनस ए। अब इतना बता दिए तो थोड़ा सा मेरे को हेल्प और कर दो, B से P का डिस्टेंस बता दो। B से P का डिस्टेंस बता दो। R plus A। सबका क्लियर है? सबने सोच लिया कितना ही होगा? R R प्लस ए नहीं समझ में आया कैसे होगा? यस सर हो गया। हाँ देखिए, अब ये ठीक है, अच्छा से समझ में आ गया। तो यानी कि जब आपको एक्सियल डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड प्रूफ करने के लिए बोला जाएगा तो हम लोग लिखेंगे कंसीडर एन इलेक्ट्रिक डायपोल which is formed by two charges equal in magnitude but opposite in nature are placed at the small separation of 2a. There is a point P at distance r from the center of dipole where net electric field is to be determined. तो हमने इतना करके और फिर ये सारा डायग्राम बना लेना है। ये चीजें, दो चीजें आप मेंशन कर लोगे, आपका 1 नंबर का काम हो गया। अगर 3 मार्क्स का क्वेश्चन आया है तो आपने वो 2-3 लाइन ऐड करनी है जो कि नोट्स में आपको मिलेगा, लेकिन इसको भी आप लोग रफ स्केच कर लेंगे कॉपी में या जैसे भी हो, स्क्रीनशॉट जो भी आपको पसंद हो। उसके बाद से ये आपको डायग्राम बना के ऐसे कुछ सेटअप तैयार करके ये सारा चीज दिखा देंगे तो आपका 1 मार्क्स कंप्लीट हो जाएगा इतना में। अब बात करोगे कि सर चलिए ये सारा स्टोरी तो हो गया, अब आगे की तरफ बढ़ते हैं। तो आप बोलोगे कि नेट इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट पी। ये देखिए, दोनों इलेक्ट्रिक फील्ड एक दूसरे के अपोजिट डायरेक्शन में है कि सेम डायरेक्शन में? अपोजिट। अपोजिट में है। जब दो वेक्टर क्वांटिटी एक दूसरे के अपोजिट होता है तो ऐड होता है या सब्ट्रैक्ट होता है? सब्ट्रैक्ट। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया बात आप लोगों ने बोला। अब एक बात बताओ, इसके वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड का मैग्नीट्यूड ज्यादा होगा कि इसके वजह से ज्यादा होगा? ए पे रखा हुआ चार्ज के वजह से ज्यादा होगा या बी पे रखा हुआ चार्ज के वजह से ज्यादा होगा? ए पे रखे हुए चार्ज। वेरी गुड, सही बात आपने बोला, क्योंकि ए नजदीक में है और इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है, तो जितना कम डिस्टेंस रहेगा इलेक्ट्रिक फील्ड का स्ट्रेंथ उतना ही ज्यादा रहेगा। इसीलिए मैंने पहले पॉजिटिव चार्ज को रखा और माइनस निगेटिव चार्ज। अब एक बात बताना, के क्यू बाई आर स्क्वायर के फॉर्मूला से आर माइनस ए का होल स्क्वायर के, क्या इस निगेटिव चार्ज की वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड लिखेंगे उसमें चार्ज निगेटिव लिखेंगे कि नहीं लिखेंगे? नो सर। नो सर। नहीं लिखेंगे। क्यों? क्योंकि माइनस चार्ज का काम था डायरेक्शन फाइंड आउट करना, वेक्टर क्वांटिटी था सर, इसीलिए नहीं लिखेंगे, क्योंकि हम लोग ऑलरेडी डायरेक्शन में काम कर चुके हैं। अगर स्केलर रहता तो यस ऑफ कोर्स, कोई भी स्केलर चीज फाइंड आउट करने जाएंगे, चार्ज निगेटिव दिया है तो निगेटिव साइन के साथ पुट करेंगे, क्योंकि वहां डायरेक्शन कोई मेंशन नहीं करता है। तो पहले ये चीज बताओ, समझ में आया कि नहीं आया? यस सर। अब इसको थोड़ा स्क्रीनशॉट ले लो तो झट से। सर वो पी पॉइंट को ए बी के बीच में नहीं रख सकते थे? ए बी के बीच में नहीं रख सकते थे, ये आपकी बात बिल्कुल सही है, वो उस पे भी आएंगे, परेशान होने की जरूरत नहीं है। उसका भी डिस्कस करेंगे कि इधर क्यों नहीं रखे, इधर क्यों ले लिए, बीच में ही क्यों लिए, सब चीज का डिस्कस करेंगे, घबराइए। अगर आपके मन में थोड़ा सा क्वेश्चन होगा, थोड़ा सा, अगर इस पॉइंट का पहले चीज लाइन अगर आपने, चलो मैं अभी डिस्कस कर देता हूँ, क्यों कंफ्यूजन मन में रखना। हमारा टॉपिक क्या है? देयर इज अ पॉइंट P at distance r from the center of dipole। हमें एक्सियल डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड आउट करना है। अगर सेंटर ऑफ डायपोल पे फाइंड आउट करने जाएंगे तो क्या चेंजेज आएगा
ये भी हम लोग डिस्कस कर लेंगे, आपको घबराने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। ओके, लेंथ सर ऑफ डायपोल सेंटर में नहीं, बस ए और बी के बीच में कहीं पे भी। यहाँ पे भी आप रख सकने की बात कर रही हो या यहाँ पर भी रखने की बात कर रही हो? नहीं, Yes, दिस sir. इज कॉल्ड लेंथ ऑफ डायपोल, दिस इज कॉल्ड लेंथ ऑफ डायपोल। क्लियर है? एक बात Yes. बताना कि अगर हम बीच में रखने जाएंगे तो क्या फर्क पड़ेगा, इसका डिस्कशन जब फॉर्मूला पे आएगा तो हम लोग कर लेंगे। रखने के लिए कहीं भी रखा जा सकता है, इसमें कोई दो राय नहीं, लेकिन क्यों नहीं रखते हैं इस पॉइंट को बीच में, जब ये फॉर्मूला का डेरिवेशन होगा तो आपको क्लियर हो जाएगा, घबराने की जरूरत नहीं। पहले इतना बताइए, हो गया? Yes, sir. चलिए, ठीक बात है। अब हम मिला इसको इरेज करते हैं और हम अपना मेन चीज आगे रख इसको लेके चलते हैं के क्यू बाई वाले को। के क्यू कॉमन ले लिए, 1/r माइनस ए का होल स्क्वायर माइनस 1/r प्लस ए का होल स्क्वायर। तो के क्यू r प्लस ए का होल स्क्वायर माइनस r माइनस ए का होल स्क्वायर ऐसे लिख रहे हैं। अगर किसी को कोई आपत्ति हो तो बोलो। नहीं सर, बोलो, इसको सॉल्व करके अंतिम तक पहुंचो तो कितना आ रहा है, कॉपी में सॉल्व करके बताओ कितना आ रहा है। आया? बना जी?
मैं करूँ कि कर लिए आप लोग? इसको जब एक्सप्लेन करने जाएंगे तो आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर प्लस 2ar माइनस आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर माइनस 2ar अपॉन आर स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर का होल स्क्वायर। माइनस से ये कट जाएगा, ये कट जाएगा, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो के क्यू 4ar अपॉन आर स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर का होल स्क्वायर। बोले यहाँ तक आया है सबका? यस सर। चलिए, अब हम लोगों ने डिस्कशन में लेकर चलना ये है कि जो r है वो बहुत बड़ा है किससे? 2a से। तो जब r a से बहुत बड़ा है, चलो मान लो 2a नहीं लिखते, r जब बहुत बड़ा है a से, तो आर स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर का लगभग वैल्यू कितना हो जाएगा? आर स्क्वायर के बराबर हो जाएगा। तो जब आर स्क्वायर के बराबर हो जाएगा तो हमारा एक्सप्रेशन कैसे हो जाएगा? के क्यू 4ar अपॉन आर स्क्वायर का पावर 2, यानी के क्यू 4ar अपॉन आर का पावर 4। एक आर से एक आर कट जाएगा, तो कितना बचा? के क्यू 4a अपॉन आर क्यू। तो अगर इतना क्लियर है तो आप हमें बताइएगा। के 2 बाहर ले लिए, क्यू इंटू 2a को एक जगह लिख लिए और इंटू अपॉन आर क्यू। बोलो यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत है तो? बोलो। नो सर। चल, अब एक्सियल डायरेक्शन का नेट, ये q इंटू 2a को p लिख सकते हैं। तो एक्सियल डायरेक्शन का जो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड आएगा वो 2 इंटू के और q इंटू 2a को इलेक्ट्रिक डायपोल मूवमेंट p अपॉन आर क्यू। अब किसी बच्चा के मन में क्वेश्चन ये था कि क्या हम वो पॉइंट को बीच में रख सकते हैं कि नहीं रख सकते? ठीक है, इसलिए बीच में रखने में कोई दिक्कत नहीं है, बीच में रखने में कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन प्रॉब्लम ये है कि जब बीच में रखने जाएंगे तो इलेक्ट्रिक फील्ड दोनों के वजह से क्या होगा? सेम डायरेक्शन में हो जाएगा, और सेम डायरेक्शन होने के वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड को ऐड करना पड़ेगा। बात को समझिए। तो इलेक्ट्रिक फील्ड को ऐड करेंगे तो इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू उस केस में ज्यादा आ जाएगी, जो कि डायपोल के केस में उतना पॉसिबल नहीं रहता है। क्लियर हुआ? अगर किसी भी बीच पॉइंट में, हालांकि प्लेस करने में कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन उसको रखा क्यों नहीं जाता है? इसलिए नहीं रखा जाता है क्योंकि जैसे मान लो कि ये डायपोल है, ये आपका क्यू है, ये आपका माइनस क्यू है, रखने में कोई दिक्कत नहीं है। सारा लाइन जो कहलाता है वो एक्सियल डायरेक्शन ही कहलाता है। तो ये हमारा ए हो गया, ये हमारा बी हो गया। और सबसे पहले डिस्कशन में मैंने ये बात बताई थी कि जो एक्सियल डायरेक्शन में पी पॉइंट पे डिस्टेंस इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड आउट करते हैं, वो आर की वैल्यू ग्रेटर देन ए होना ही चाहिए, ग्रेटर देन ए होना ही चाहिए। अगर बीच में रख देंगे कहीं पे, यहाँ रख दिए, यहाँ रख दिए, यहाँ रख दिए, यहाँ रख दिए, तो उस केस में इलेक्ट्रिक डायपोल के वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं निकलेगा। जैसे कि हम लोगों ने नॉर्मल पढ़ा है कि पॉइंट चार्ज के वजह से बीच में किसी पॉइंट पे नेट इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा? वो आ जाएगा। बात समझ में आई? यस सर। हाँ, आप रखने में स्वतंत्र हो, रखने के लिए रख दोगे, लेकिन फिर वो डायपोल के वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं निकलेगा। क्यों? क्योंकि डायपोल के वजह से अगर आपको इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है तो उस पॉइंट आर जो डिस्टेंस है उसको ए से बड़ा होना पड़ेगा। क्लियर है? यस सर। चलो, तो एक्सियल डायरेक्शन का इलेक्ट्रिक फील्ड आ गया। 3 मार्क्स का क्वेश्चन है। तो यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे वेरी कर रहा है? यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड वेरी कर रहा है इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आर क्यू। यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे वेरी कर रहा है? इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आर क्यू। अब आपके मन में एक क्वेश्चन आ रहा होगा कि सर सपोज करिए आर भी सेंटीमीटर में दिया है और ए भी सेंटीमीटर में दिया है।
आर भी वैल्यू सेंटीमीटर में है और ए की वैल्यू भी सेंटीमीटर में है। आर मान लो कि 8 सेंटीमीटर हो गया, ए मान लो कि 6 सेंटीमीटर हो गया। तो उस केस में क्या करेंगे हम, तो आर की वैल्यू बहुत बड़ी तो है नहीं ए से, तो वहां पर हमें क्या करना पड़ेगा, कुछ ऐसा कुछ आइडिया कुछ सॉल्यूशन बताइए, इस फॉर्मूला पे तो नहीं बनेगा। तो मैंने कहा बिल्कुल नहीं बनेगा। उस कंडीशन में हमारा ये जो फॉर्मूला आया था आपको याद होगा 2kp इंटू आर हो जाएगा अपॉन आर स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर का होल स्क्वायर। हम लोग कुछ भी नेग्लेक्ट करके नहीं चलेंगे। अब आपके मन में ये सवाल आ रहा है कि आप ये फॉर्मूला कहाँ से लिखिए, ये मन में आप लोगों के क्वेश्चन आ रहा है, ये फॉर्मूला सर आपने कैसे लिख दिया? मैंने वो ऐसे लिख दिया क्योंकि हमारे पास था के क्यू 4AR अपॉन आर स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर का होल स्क्वायर। तो हमने 2 को बाहर कर लिया, के लिख लिया, और q इंटू 2a को p लिख दिया और एक r भी ले लिया, और आर स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर का पावर 2। कोई दिक्कत किसी को? अगर r और a दोनों एक दूसरे के कंपेरेबल होगा तब एक्सियल डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे निकलेगा, किस फॉर्मूला से निकलेगा? 2 आपका नंबर हो गया, k आपका 9 इंटू 10 का पावर 9 हो गया, p आपका इलेक्ट्रिक डायपोल मूवमेंट हो गया, r आपका वही डिस्टेंस हो गया एक्सियल डायरेक्शन का सेंटर ऑफ डायपोल से, और ये आपका क्या हो जाएगा, ये आपका क्या हो जाएगा बताएंगे? ये आर माइनस ए स्क्वायर को कैंसिल आउट नहीं करेंगे, आर स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर को ही रखेंगे। बोलो हाँ या ना? अच्छा, किसका क्वेश्चन था कि सर बीच में नहीं रख सकते हैं? सर मेरा। हाँ चलो, तो एक बार बीच में रख के कैलकुलेट करके देखना कि नेट वैल्यू क्या आता है। कोई दिक्कत? क्लास के बाद बीच में तुम अपने इच्छा के अकॉर्डिंग जहां भी जिस जगह पर तुम्हें मन करे वो या तो टूवर्ड्स क्यू ले लेना या माइनस क्यू ले लेना, और प्रूफ देख के बताना कि क्या वैल्यू आ रहा है। ठीक है ना? यस सर। उससे भी तुम्हारा थोड़ा सा डाउट क्लियर हो जाएगा। अब ये हमारा एक्सियल डायरेक्शन का इलेक्ट्रिक फील्ड था। अगर कोई बोलेगा प्रूफ करने के लिए तो ये प्रूफ कर सकते हो कि नहीं कर सकते हो? पिछले 10 साल में कम से कम 8 बार ये क्वेश्चन सीबीएसई के बोर्ड में आया है कि एक्सियल डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक डायपोल प्रूफ करिए। इलेक्ट्रिक डायपोल के वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा एक्सियल डायरेक्शन में आप प्रूफ करिए। कर सकते हो कि नहीं कर सकते हो? आदर्श? हाँ सर कर सकते। और कौन कौन प्रेजेंट है? एक बार नाम अपना सारा बता दो सबको। सर अंकिता। और सर अंजनी। और सर सालू। और आदित्य। अच्छा, यही 5 है ना? और भी कोई है? नहीं सर। नो सर। चलो ठीक है, और कोई नहीं है तो कोई बात नहीं। तो ये हमारा चीज हो गया। अब हम इलेक्ट्रिक डायपोल में इक्वेटोरियल डायरेक्शन में प्रूफ करने की कोशिश कर रहे हैं। जरा बताइएगा आप, ये हमारा Q हो गया, ये हमारा माइनस Q हो गया, ये हमारा O सेंटर ऑफ डायपोल, ये A है, ये A है। आप लोग ही बताइएगा, R डिस्टेंस पे पॉइंट P है जहाँ पे नेट इलेक्ट्रिक फील्ड हमें फाइंड आउट करना है। आप एक बात बताओ, इसके वजह से चार्ज इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन किधर होगा? आदर्श, P पॉइंट पे Q चार्ज के वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन किधर होगा? आदर्श बताएगा केवल। अलोंग द लाइन सर जाएगा आगे की तरफ। अलोंग द लाइन किधर? चार्ज के तरफ या चार्ज से दूर? पूरा क्लियर बोलो। चार्ज से दूर से। बहुत बढ़िया। आदित्य, माइनस Q के वजह से किधर होगा? सर पी से दूर होगा। P से दूर होगा। चलो अंजनी इसको सही करेगी। अंजनी, यस सर। किधर होगा डायरेक्शन? टुवर्ड्स द चार्ज होगा।
बहुत बढ़िया। तो बोलेंगे उसके पहले अंकिता तुम क्लियर करो कि जो अंजनी ने बोला वो सही बोला या गलत बोला। यस सर सही है। चलो बहुत बढ़िया बात। आदित्य, निगेटिव चार्ज से इलेक्ट्रिक फील्ड अवे होता है, ठीक है, कि टुवर्ड्स होता है, टुवर्ड्स होता है। लेकिन आपने बोला अवे, अवे नहीं जाएगा, टुवर्ड्स आएगा। ओके, अब एक बात बताओ, ये एंगल थीटा है, मैंने इसको ऐसे लिख दिया, एक डायरेक्शन दिखा दी, तो ये भी एंगल थीटा होगा या नहीं होगा? ये भी एंगल थीटा होगा या नहीं होगा, बताइए आप। होगा। होगा, क्यों? क्योंकि जो डिस्टेंस ये है r² + a², वही डिस्टेंस ये भी है r² + a²। बोलो हाँ या ना। तो एंगल जो ये है वही एंगल ये होगा। ज्योमेट्री में हल्का फुल्का पढ़े होंगे हम लोग, याद है। अब Yes. इसका कंपोनेंट तोड़ने जाएंगे तो होगा EQ cos थीटा, और इसका कंपोनेंट तोड़ने जाएंगे तो E - Q cos थीटा। बोलो हाँ या ना। एक्स के डायरेक्शन में जब कंपोनेंट ब्रेक होता है तो क्या लेते हैं? कॉस लेते हैं, और परपेंडिकुलर डायरेक्शन में क्या लेते हैं? साइन लेते हैं। इतना कुछ में बोलो दिक्कत है क्या? और डायपोल का डायरेक्शन फ्रॉम नेगेटिव चार्ज टू पॉजिटिव चार्ज होता है। ये बोलो इस डायग्राम में किसी तरह का कोई दिक्कत है तो बताओ। No किसी sir. को कुछ पूछना हो? अच्छा एक बात बताओ, ये डायपोल का डायरेक्शन है फ्रॉम नेगेटिव टू पॉजिटिव चार्ज। यहाँ पर कोई बच्चा ये भी पूछ सकता था कि सर एक काम करते हैं, इधर -Q रख लेते और इधर Q रखते हैं तो कुछ होता या नहीं होता? होता। क्या अलग आता? नहीं, बिल्कुल अलग नहीं आता। थोड़ा बहुत आपको करना पड़ता कैलकुलेशन। तो EQ cos थीटा और E(-Q cos थीटा), ये डेरिवेशन इस तरीके से मैं इसीलिए कर रहा हूं क्योंकि हमें न्यूमेरिकल बनाने के लिए तो चाहिए फॉर्मूला ही, लेकिन हमें बोर्ड में भी लिखना है। बोर्ड में लिखने के लिए क्या पैटर्न होना चाहिए, कौन सा तरीका से लिखेंगे तो टीचर जल्दी समझेगा, आंसर ज्यादा जल्दी देगा, ये सब भी ध्यान में रखना है। एक नॉर्मल आता है, नॉर्मल एस.टी. वर्मा के बुक में एक नॉर्मल सॉल्यूशन है इलेक्ट्रिक फील्ड का, और उसी से वो दोनों चीज को रिलेट कर लेते हैं, एक्सियल भी और इक्वेटोरियल भी। लेकिन अगर आप उस चीज को ले जाकर बोर्ड में लिख दिए तो 70% टीचर आपको मार्क्स नहीं देगा। क्यों? क्योंकि वो खोजेगा कि एनसीईआरटी में कैसा डेरिवेशन दिया हुआ है। जब स्टार्टिंग में मैंने पढ़ाना शुरू किया था तो मैं भी एस.सी. वर्मा का ही वो सॉल्यूशन जो था उसमें मैं बोर्ड पे कोशिश किया 1 साल 1.5 साल पढ़ाने का। लेकिन बाद में जब बच्चा स्कूल में जाता था तो टीचर बोलते थे कि नहीं ये नहीं चलेगा, सीबीएसई इस चीज को अलाउड नहीं करता है। तो धीरे धीरे मैंने उसको चेंज करके एनसीईआरटी वाला लेकर चला आया ये डेरिवेशन। क्यों? क्योंकि इसी पे मार्क्स मिलता है। बहुत सारे टीचर ऐसे भी आपके कॉपी चेक करेंगे बोर्ड में जिनको बहुत कम आता है, लेकिन अब स्कूल में पढ़ाने चले गए हैं। जैसे पटना के बहुत सारे स्कूल में टीचर आजकल जाते हैं तो कम भी आता है, फिर भी रिक्वायरमेंट है, नीड्स है, तो वो जाके पढ़ाने लगते हैं। तो जिस पैटर्न पे वो पढ़ाते गए हैं, जितना उनको आता है, मैं उनके नॉलेज पे कोई क्वेश्चन मार्क्स नहीं कर रहा हूँ, मैं ये सिंपल बात बता रहा हूँ कि जैसे वो अपना पैटर्न फॉलो करते रहे हैं या जो चीज वो एनसीईआरटी में देखे हैं तो उस बेसिस पे जल्दीबाजी में वो मार्क्स देते चले जाते हैं। थोड़ा बहुत कुछ इधर उधर दिखा, अपना दिमाग लगाएंगे नहीं कि बच्चा क्या लिखा है क्या नहीं लिखा है, और उसका मार्क्स थोड़ा बहुत कट कर देते हैं। तो जो बहुत अच्छा बच्चा होता है बोलता है कि लिख के तो सर हम पूरा आए थे लेकिन मार्क्स थोड़ा सा कहीं कहीं कटा हुआ है, इसीलिए 70 में 60 आया है, 65 आया है, 55 आया है। तो कहीं ना कहीं बच्चा का तो मिस्टेक होता ही होगा, कहीं ना कहीं माइनर मिस्टेक बच्चा भी करता होगा, लेकिन टीचर का भी वो होता है कि नहीं इस पे नहीं मिलेगा। बहुत सारे टीचर अग्री भी कर जाएंगे, एस.सी. वर्मा का वो बुक ले जाकर दिखाओगे कि सर यहाँ पर ये सॉल्यूशन दिया हुआ है तो बहुत सारे टीचर अग्री भी कर जाएंगे। लेकिन कुछ ऐसे टीचर्स होते हैं बोर्ड में जो आपको इसी पैटर्न पे एनसीईआरटी में जो डेरिवेशन है उसके बेसिस पर आपको मार्क्स देंगे। क्लियर हुआ? तो मैंने इसीलिए पहले क्लियर कर दिया कि इधर ही क्यों लिए, इधर क्यों नहीं लिए, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। इधर भी लोगे तो सेम ही वैल्यू आएगी, इसमें किसी तरह का कोई दो राय नहीं है। चलो ये डायग्राम क्लियर हो गया।
यस सर। चलो, अब स्क्रीनशॉट लेना चाहते हो तो ले लो, क्योंकि मैं तो मिटाऊंगा, मेरे पास स्पेस इतना ही है लिखने के लिए। इरेज करें? अब हम लोग देखते हैं कि डायपोल के अपोजिट डायरेक्शन में नेट इलेक्ट्रिक फील्ड हो रहा है। तो सबसे पहले चीज, नेट इलेक्ट्रिक फील्ड लिखने में पहले माइनस साइन ले लेंगे। क्यों? क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड, जो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड है, वो डायपोल के अपोजिट डायरेक्शन में है। तो अपोजिट डायरेक्शन में है तो क्या करेंगे सर? कुछ नहीं करेंगे, बिल्कुल कुछ नहीं करेंगे। क्या करेंगे? तो लिखेंगे EQ cos थीटा प्लस E ऑफ माइनस Q cos थीटा। क्यों? क्योंकि दोनों सेम डायरेक्शन में। तो अब लिखते हैं KQ बाई डिस्टेंस के जगह पे R स्क्वायर प्लस A स्क्वायर cos थीटा प्लस KQ cos थीटा R स्क्वायर प्लस A स्क्वायर का कुछ बच्चा बोलेगा कि सर रूट आपने नहीं लगाया, वो दिक्कत है। तो माइनस 2KQ cos थीटा अपॉन R स्क्वायर प्लस A स्क्वायर। बोलो यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत है तो? नो सर। बोलो। हाँ, अब एक काम करते हैं, डायग्राम में देखकर आप हमें बताइए, बहुत अच्छा लगेगा आप लोग बताएंगे खुद से। तो cos थीटा की वैल्यू क्या होगी? जो आपने डायग्राम देखा था उसमें cos थीटा की वैल्यू कितना लेंगे? सर A by under root R square plus A square। A अंडर रूट R स्क्वायर प्लस A स्क्वायर। बहुत अच्छा बात आपने बोला। चलिए, बाकी के बच्चे इनसे एग्री करते हैं कि नहीं करते हैं? यस सर। यस सर। सभी बच्चे एग्री कर रहे हैं? यस सर। चलो, अच्छी बात है। तो अगर हम इतना एग्री कर रहे हैं तो फिर कोई दिक्कत की बात नहीं है। तो अभी हमने लिखा -2KQ इंटू A, और हम इसको ऐसे लिखना चाहते हैं, ऐसे लिख सकते हैं। Q इंटू 2A को P लिख सकते हैं। ये तब लेके चलेंगे जब R और A एक दूसरे के कंपेरेबल होगा। लेकिन डिस्कशन में, डेरिवेशन में R की वैल्यू A से बहुत बड़ी लेके चलनी है। तो KP R का स्क्वायर का पावर 3/2 माइनस KP अपॉन RQ। तो नेट इक्वेटोरियल का जो आ गया वो आया माइनस KP अपॉन RQ। क्या बता रहा है? नेगेटिव साइन, इलेक्ट्रिक फील्ड डायपोल के अपोजिट डायरेक्शन में। चलिए, आप इतना बात बता दीजिए, अगर R और A कंपेरेबल है तो ये वैल्यू भी याद रखना है, न्यूमेरिकल में काम आएगा। बोलो हाँ या ना? यस सर। चलो, अच्छी बात है। अब एक चीज बताइए, किसी के मन में क्वेश्चन आ रहा है कि चार्ज को हम अगर इधर उधर रख दें, Q के जगह पे -Q रख दे सर, और -Q के जगह पे Q रख दे, तो क्या फर्क आएगा? किसी के मन में क्वेश्चन ऐसा आ रहा है? बोलो। जहाँ Q है वहां पे -Q रख दे, और जहाँ पे -Q है वहां पे Q रख दे, तो फॉर्मूला में कोई फर्क आएगा या नहीं आएगा? किसी के मन में क्वेश्चन आ रहा है ये? क्या लगता है? अंजनी, अंकिता, आदर्श, आदित्य, और एक और सर कौन तो है? माइनस Q के जगह पे -Q और -Q के जगह पे Q रख दें तो फॉर्मूला में कोई फर्क आएगा?
नहीं ये सर, बताइए। नहीं आएगा, क्यों नहीं आएगा? क्यों नहीं आएगा? तो क्योंकि दोनों ही से बाहर में माइनस ही कॉमन आ रहा है, मल्टीप्लिकेशन वाली। सर बस ये डायरेक्शन चेंज हो। हाँ, ये जो आंसर लास्ट में आया है वो कुछ सही क्या, अब सभी सही है, पूरा बढ़िया से सही है। इलेक्ट्रिक फील्ड इधर हो जाता और डायपोल का डायरेक्शन अपोजिट हो जाता, फर्क कुछ नहीं पड़ता। बात समझ में आया? तभी भी नेट यस सर। इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है, अपोजिट डायरेक्शन में ही होता है। चलो एक बात मुझे और बताओ, तुम लोग ध्यान से बताना कि अगर पूछा जाए कि फाइंड द नेट चार्ज इन इलेक्ट्रिक डायपोल, तो तुम लोग क्या बताओ? अगर इलेक्ट्रिक डायपोल में नेट चार्ज पूछ दिया जाए तो तुम क्या बताओगे सर, बताना तो। बताओ, इलेक्ट्रिक डायपोल में नेट चार्ज कितना होता है, क्या बताओगे? बोलो बोलो। डायपोल में चार्ज कौन कौन से होते हैं, ये बताओ। डायपोल में क्या क्या चार्ज लिया जाता है, ये बताओ। सर 2 पॉइंट चार्ज अलग वो अलग, तो लिया जाता है, नेगेटिव और क्या क्या पॉजिटिव। लिया जाए? नेगेटिव और पॉजिटिव। मैग्नीट्यूड दोनों जीरो का डैश, सेम होता है या अपोजिट अलग अलग होता है? सेम सेम। मैग्नीट्यूड, नेचर कैसा होता है? अपोजिट, अपोजिट होता है। दोनों को ऐड करोगे तो कितना आएगा? जीरो। जीरो। यही पूछ रहे थे, 1 नंबर का क्वेश्चन है बोर्ड का, फाइंड द नेट चार्ज। अब आप लोगों के मन में एक बात आ रही है कि थोड़ा सा हम आप लोग को ब्रेक देंगे, बैठने के लिए नहीं। एनसीईआरटी का बुक अवेलेबल है? एनसीईआरटी का बुक अवेलेबल है आप लोगों के पास? Yes, sir. आई होप सबके पास होना चाहिए, होगा तो अच्छा लगेगा मुझे भी। एक क्वेश्चन है, उसको बताइए। क्वेश्चन नंबर 1.9, देखिए एक्सरसाइज का 1.9। सर टोटल चार्ज 0 होगा। टोटल चार्ज 0 होगा, बहुत बढ़िया, बहुत अच्छा। आगे। सर 75 into 10 का पावर -9। 75 इंटू 10 का पावर -9, सबका इतना आ रहा है? हाँ सही है। नेट डायरेक्शन किधर होगा? निगेटिव जेड एक्सिस के तरफ कि पॉजिटिव जेड एक्सिस के तरफ?
सर पॉजिटिव फिर से सोच के बोलो। सर नेगेटिव की तरफ। बहुत बढ़िया। और बच्चा कोई कुछ बोलना चाहता है? सबका आंसर आया या नहीं आया? सर 75 into 10 का पावर -7 आ रहा है। क्यों आपका -7 आ रहा है? आप लगता है सेंटीमीटर को मीटर में नहीं बदले हैं। यस सॉरी। ओके गुड, कोई बात नहीं। चलो सबका आ गया, बोलो हाँ या ना। यस Yes, सर आ sir. गया। यस सर आ गया। एक टर्म है जो कि टॉपिक से क्लियर होगा आगे, लेकिन इसमें यूज है तो थोड़ा बहुत मुझे एक्सप्लेन करना होगा। यूनिफॉर्म और नॉन यूनिफॉर्म से क्या समझते हैं आप लोग? मैं चाह रहा हूँ कि इस टॉपिक को आज पूरे तरीके से क्लियर कर ले और आज नोट्स भी आपका प्रिपेयर कल तक, मतलब नेक्स्ट क्लास तक हो जाए, तो इस पे न्यूमेरिकल का क्लास हम लोग लगाएंगे, फिर आगे की तरफ बढ़ेंगे। तो मैं आप लोगों से एक बात जानना चाहता हूँ कि यूनिफॉर्म और नॉन यूनिफॉर्म पैटर्न का मतलब क्या होता है? अगर सपोज करो कि आपके हाथ में चावल का दाना दाना है, आप उसे यूनिफॉर्म पैटर्न पे छीट दिए और आप एक नॉन यूनिफॉर्म पैटर्न पे छीट दिए, तो क्या होगा? वो यूनिफॉर्म और नॉन यूनिफॉर्म में कैसा देखने में लगेगा, क्या होगा? कुछ बेसिक आइडिया बताइए। अगर आप यूनिफॉर्म पैटर्न पे उसे डिस्ट्रीब्यूट करेंगे तो क्या कैसे पता चल जाएगा कि यूनिफॉर्म पैटर्न पे डिस्ट्रीब्यूट किया गया है, या कैसे पता चलेगा कि नॉन यूनिफॉर्म पैटर्न पे डिस्ट्रीब्यूट किया गया है? बताइए। सर सब आपके जगह पास इक्वल रहेगा तो यूनिफॉर्म। वेरी गुड, ये जो बच्चा बोला ये अच्छा बोला, सुन के अच्छा लगा, आई अप्रिशिएट इट। बाकी के बच्चे भी ऐसा सोचे होंगे। सपोज करो कि आप कोई ट्रीट दे रहे हो और आपने आइसक्रीम को यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट किया है। आदर्श या आदित्य, आदित्य से डिस्ट्रीब्यूट करा देते हैं, इसको अच्छा लगेगा। सपोज करो कि तुम्हारे पास आदित्य ढेर सारे आइसक्रीम है, आप को ग्रुप में बोला गया कि यूनिफॉर्मली सबको डिस्ट्रीब्यूट कर दो, तो कैसे यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट करोगे? सर कितना आइसक्रीम है? अच्छा कितना है, मतलब उतना है जितने लोग हैं। सर 5 है तो एक एक सबको देंगे। हाँ बहुत बढ़िया बात, 5 है तो सबको एक एक देगा, ये ईमानदारी का परिचय दिया, अच्छा लगा। ऑफलाइन क्लास होगा तो तुमको एक आइसक्रीम खिलाया जाएगा, लेकिन अभी फिलहाल इस चीज में रहना है। तो अब मैं बोल रहा हूँ कि ये क्या बोलते हैं, यूनिफॉर्म का मतलब हो गया कि अगर किसी इलेक्ट्रिक फील्ड को यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है इलेक्ट्रिक फील्ड, तो उसके किसी भी पॉइंट पर आप जाओगे तो इलेक्ट्रिक फील्ड का स्ट्रेंथ क्या मिलेगा आपको? सेम मिलेगा। बोलो आदित्य अब हाँ या ना। इलेक्ट्रिक फील्ड को जब यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट किया गया है तो उसकी, मान लो कि ये सपोज करो व्हाइट बोर्ड है, इस व्हाइट बोर्ड पे इलेक्ट्रिक फील्ड यूनिफॉर्म है, तो इसके किसी भी पॉइंट पे ऐसे मार्कर ले जाकर पुट करोगे तो वहां पे सब जगह इलेक्ट्रिक फील्ड का स्ट्रेंथ क्या होगा? सेम होगा। तो उसको हम लोग बोलते हैं यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। और जब इलेक्ट्रिक फील्ड का स्ट्रेंथ पॉइंट टू पॉइंट वेरी करने लगा, मतलब कि इधर गए तो कम, यहाँ गए तो ज्यादा, फिर यहाँ गए तो कम, यहाँ गए तो ज्यादा, यानी कि वैल्यू चेंज हो रहा है, तो वो कैसा होगा? नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड होगा। क्या होगा? नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। हालांकि इस पे एक हमारा लेक्चर लगेगा, अगला क्लास जो होगा उसका आधा पार्ट हमारा न्यूमेरिकल का होगा और आधा पार्ट इन सब चीज के बारे में होगा, लेकिन अभी थोड़ा सा बात समझते हैं। तो हमें पढ़ना है टॉर्क। टॉर्क आप लोग 11th में पढ़े थे? यस यस सर। एक बात बताओ, अपने घर में कहीं टॉर्क का एप्लीकेशन देखते हो? सर Yes, दरवाजा sir. बंद करते टाइम। दरवाजा बंद करते टाइम, बहुत बढ़िया बात आपने बोला। और कोई बच्चा दूसरा एग्जाम्पल?
सर कार को जैक से लिफ्ट करते हैं। बहुत बढ़िया। ये घर में जैक से लिफ्ट करते हो क्या? घर का बताओ। नहीं सर, पंचर हो जाता तो करना पड़ता। हाँ, वो भाई बात सही है, तुम्हारा कहना बिल्कुल अच्छा है और परफेक्ट एग्जांपल आपने दिया और एक एक्सपीरियंस बताया, ये बहुत अच्छा लगा मुझे। लेकिन घर का बताओ। अभी देखो आसपास में कहीं टर्क का एप्लीकेशन दिख रहा है? अभी अभी जस्ट पूरे रूम में फैन। फैन। हाँ, यही सुनना चाह रहे थे कि जो फैन है वो भी फैन रोटेट करता है, वो किसके वजह से रोटेट करता है? टॉर्क के वजह से। तो टॉर्क का फॉर्मूला क्या पढ़े हैं अंजनी? होता क्या है टॉर्क का फॉर्मूला? क्या कहना चाह रही हो कि सर यही आपने गलत पूछ दिया? फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। अच्छा है, Perpendicular लेकिन distance। फोर्स, हाँ ये जो बच्चा पीछे से बोला ये एकदम क्लियर कट कर दिया, कुछ बच ही नहीं गया बोलने के लिए मेरे पास। फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस। आपने बोला फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, वो वर्क भी हो सकता है, वो वर्क भी हो सकता है। तो इसीलिए ऐसे नहीं बोलना है, फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस। यानी वो परपेंडिकुलर डिस्टेंस कैसा होना चाहिए? लाइन ऑफ एक्शन ऑफ डायरेक्शन ऑफ फोर्स से, यानी कि किस लाइन में फोर्स लग रहा है। खैर हमें उतना दूर नहीं जाना है, टर्क जाएंगे तो फिर हमें रोटेशनल बताना पड़ेगा, ये वो डिस्टेंस, तो ये सब कहानी है नहीं। उतना में जितना का बबुआ नहीं उतना का झुंझुना हो जाएगा। तो उससे पहले हम लोग पढ़ते हैं टॉर्क इन इलेक्ट्रिक डायपोल। टॉर्क ड्यू टू ज्यादा अच्छा होगा, इलेक्ट्रिक डायपोल इन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। अच्छा एक चीज बताइएगा, आप लोगों का ही काम है आप तो फिर बोलोगे सब किताब आपको किस लिए रखा गया? ऐसा नहीं है, हम भी बताएंगे, आप लोगों को बताना है। मैंने ऐसा रखने की इच्छा की। ऐसे अगर हम चार्ज को प्लेस कर देंगे तो नेट फोर्स कितना होगा? पहली बात की ये यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है, यानी कि तुम किसी भी पॉइंट पे चले जाओ इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू सेम होगा। नेट फोर्स कितना होगा? नेट फोर्स कितना होगा? अंकिता, नेट फोर्स कितना होगा? आदर्श, अंजनी, आदित्य और एक और कोई बच्ची है कि कौन है? तो सालू। हाँ चालू। तो बताइए पांचों बच्चों में से कोई एक बच्चा मुझे समझाने की कोशिश करे कि यहाँ पे नेट फोर्स कितना होगा। थोड़ा सोचते हैं ना, कुछ करते हैं। वो ऐड देखते हो ना, आज कुछ तूफानी करते हैं। चलो आज कुछ सोचते हैं, सोचो। एक बात बताओ, पॉजिटिव चार्ज पे फोर्स किधर होगा, लेफ्ट या राइट? मैंने क्या बताया था कि पॉजिटिव चार्ज पे इलेक्ट्रिक फील्ड अपने डायरेक्शन में फोर्स लगाता है और निगेटिव चार्ज पे अपने डायरेक्शन के अपोजिट फोर्स लगाता है। ये मैंने लास्ट क्लास में बोला था, उसके पहले भी बोला था कि पॉजिटिव चार्ज पे इलेक्ट्रिक फील्ड अपने डायरेक्शन में फोर्स लगाता है और निगेटिव चार्ज पे इलेक्ट्रिक फील्ड अपने डायरेक्शन के अपोजिट फोर्स लगाता है। बोला था कि नहीं बोला था? यस। यस सर। इतना बोला था तो हमें सुन के अच्छा लगा। तो आप एक बात बताओ, इस पे जो फोर्स लगेगा वो क्यू इधर लगेगा और इस पे जो फोर्स लगेगा वो क्यू इधर लगेगा। ये दोनों फोर्स एक दूसरे का अपोजिट हुआ कि नहीं हुआ? हाँ यस सर। सर। चार्ज का भी वैल्यू सेम ही होता है, मैग्नीट्यूड, और इलेक्ट्रिक फील्ड भी यूनिफॉर्म है, तो सही है। अब एक बात बताना मेरे को, जब दो वेक्टर क्वांटिटी एक दूसरे के अपोजिट होता है तो ऐड होता है कि सब्ट्रैक्ट होता है? सब्ट्रैक्ट। सब्ट्रैक्ट होता है। तो सब्ट्रैक्ट होने की वजह से नेट फोर्स कितना हो जाएगा?
0। तो अगर कोई पूछता है कि यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में डायपोल को पैरेलल या एंटी पैरेलल रखा गया है तो नेट फोर्स कितना होगा? पैरेलल मतलब कि जिधर इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन उधर डायपोल का भी डायरेक्शन, और एंटी पैरेलल मतलब जिधर इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन उधर उसके अपोजिट में। चलो वो छोड़ो, हटाओ। यहाँ पे नेट फोर्स कितना होगा अभी ये बताओ। 0। अभी डायपोल का डायरेक्शन किधर है ध्यान से बताना, लेफ्ट में कि राइट में? इलेक्ट्रिक डायपोल का डायरेक्शन लेफ्ट में है या राइट में? राइट में। वेरी गुड। क्यों? क्योंकि मैंने लिखवाया था थोड़ा देर पहले, फ्रॉम निगेटिव चार्ज टू। तो ऐसा कंडीशन जब हो जाए इलेक्ट्रिक डायपोल मूवमेंट और इलेक्ट्रिक फील्ड दोनों एक दूसरे के सेम डायरेक्शन में हो जाए तो उसे पैरेलल कहते हैं, और जब अपोजिट हो जाए तो एंटी पैरेलल करते हैं। तो दोनों केस में नेट फोर्स की वैल्यू कितनी आएगी? 0। डरना नहीं है, गलती तो बोलेंगे, ज्यादा से ज्यादा बोलेंगे तो क्या बोलेंगे? गलत बोलेंगे। देखो जिसको रिजल्ट का पता होता है ना वो इंसान डरता नहीं है। मान लो कि हम पढ़ रहे हैं, ज्यादा से ज्यादा होगा तो क्या होगा? नहीं बनेगा, इससे कुछ बड़ा तो नहीं होगा ना। तो जब पता है कि ज्यादा से ज्यादा क्या होगा, नहीं बनेगा, तो हम अपना एफर्ट लगाएंगे बनाने का। तो आपको बोलना है, डरना नहीं है, ठीक है ना? कि गलत बोल देंगे तो क्या होगा क्या नहीं होगा, ऐसा कुछ भी नहीं है। गलत होगा तो मैं उसको करेक्ट करूंगा, सही होगा तो मैं अप्रिशिएट करूंगा। कहने का मतलब यह है कि नेट फोर्स क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा। तो नेट फोर्स 0 होने के वजह से क्या टॉर्क 0 होगा कि नॉन 0 होगा? फोर्स नेट फोर्स 0। कितना हो गया? 0। वेरी गुड। जब इलेक्ट्रिक फोर्स जो है वो 0 हो गया तो टॉर्क भी क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा। कोई दिक्कत? तो क्या करेंगे No, sir. सर? तो क्या करेंगे सर? इसका मतलब क्या? इलेक्ट्रिक फील्ड में मतलब तब तो टॉर्क होगा ही नहीं। तो नहीं होगा, होगा, जरूर होगा। कैसे होगा सर? ये भी बता देते तो बहुत अच्छा लगता सुन के। तो थोड़ा सा पैरेलल और एंटी पैरेलल नहीं रखेंगे, काम खत्म। पैरेलल या एंटी पैरेलल नहीं रखेंगे तब तो होगा ना। 0 कब हो हाँ रहा सर। है? पैरेलल या एंटी पैरेलल में। थोड़ा सा कुछ एंगल बना लेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड से, तो कोई दिक्कत है? ये क्यू हो गया और ये माइनस क्यू हो गया, थोड़ा सा एंगल बना लिए इलेक्ट्रिक फील्ड से। बोलो हाँ या ना। ये इसको इधर के तरफ रोटेट कराना चाहेगा और ये इसको इधर के तरफ। अब ये दोनों सेम डायरेक्शन में नहीं हुआ, थोड़ा सा एंगल बन गया। परपेंडिकुलर डिस्टेंस इसी को बोलते हैं ना। इसको 2a sin थीटा बोलेंगे तो कोई दिक्कत है किसी को? नो सर। चलो यहाँ तक क्लियर हो गया। यस सर। अब मैं थोड़ा सा इरेज कर रहा हूँ, आप लोग स्क्रीनशॉट लेना चाहते हो तो ले लो, अदरवाइज मैं थोड़ा इरेज करूँ। करूँ? अब देखो टॉर्क इज इक्वल टू क्या होता है? फोर्स इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस। एक बच्चा बोला था, बहुत अच्छा लगा था सुन के मुझे, फोर्स इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस। फोर्स कितना लगेगा भाई? क्यू इंटू ई। और परपेंडिकुलर डिस्टेंस कितना है जी? 2a sin थीटा। तो क्या होगा? तो ये होगा क्यू इंटू 2a को एक साथ रख लेते हैं, ई को अलग कर देते हैं, साइन थीटा को साथ में रख लेते हैं। तो कुछ बच्चा बोलेगा कि सर खेल तो हो गया। तो कैसे हुआ? क्यू इंटू 2a को बोलेंगे p, इसको बोलेंगे ई, इसको बोलेंगे साइन थीटा। बोलो हाँ या ना। क्यू इंटू 2a को p बोलेंगे या नहीं बोलेंगे? तो आप बोलोगे कि सर बहुत अच्छा बोला आपने, ये भी हो सकता है फॉर्मूला। अगर Q इंटू 2a भी दिया है, यानी कि Q इंटू लेंथ ऑफ डायपोल भी दिया है, और E साइन थीटा, ऐसे भी हम लोग बना सकते हैं। अब तो ये तो हो गया था, लेकिन वेक्टर के फॉर्म में लिखना होगा तो PE साइन थीटा को P क्रॉस E लिखा जा सकता है या नहीं?
बताओ, पीई साइन थीटा को पी क्रॉस ई लिखा जा सकता है कि नहीं? यस सर। ए क्रॉस बी मतलब ए बी साइन थीटा, बोलो हाँ या ना। अच्छा एक बात बताओ, ए क्रॉस बी जो आता है वो ए पे भी परपेंडिकुलर होता है और बी पे भी परपेंडिकुलर होता है, बोलो हाँ या ना। ए क्रॉस बी जो आता है वो ए पे भी परपेंडिकुलर होता है और बी पे भी परपेंडिकुलर होता है। ऐसा आप लोगों ने वेक्टर में पढ़ा था क्या? पढ़ा था क्या? पढ़ा था या नहीं पढ़ा था? वन 180 डिग्री होगा तो टॉर्क हमारा 0 होगा। क्यों? क्योंकि साइन 0 हो या साइन 180 हो, वैल्यू सबका 0 ही होता है। थीटा की वैल्यू 90 होगा तो टॉर्क इस केस में क्या होगा? मैक्सिमम होगा। चलो एक बात बस बताना, आप लोग ध्यान से बताना, एक्स क्रॉस वाई, एक्स क्रॉस वाई का मतलब एक्स से वाई के तरफ रोटेट करना होता है। तो एक्स क्रॉस वाई करेंगे तो किधर आएगा? जेड आएगा। जेड आएगा कि नहीं आएगा? आई क्रॉस जे के कैप होता था 11th में। यस सर। Yes, sir. क्या ये के आई पे परपेंडिकुलर है कि नहीं है? हाँ है सर। Yes. जे पे परपेंडिकुलर है या नहीं है? यस सर। यस सर। वही मैं बताना चाह रहा था कि जो टॉर्क आता है, टॉर्क आता है वो पी पे भी परपेंडिकुलर होता है और ई पे भी परपेंडिकुलर होता है। बस मेरा कहने का मतलब ये था, बात समझ में आई? ये जो टॉर्क होता है वो हाँ। पी पे भी परपेंडिकुलर होगा और ई पे भी परपेंडिकुलर होगा। यही छोटी सी बात मैं सिखाना चाह रहा था। थीटा इज इक्वल टू 0 या 180 डिग्री होगा तो उस केस में टॉर्क 0 होगा और 90 होगा तो मैक्सिमम होगा। ऐसा यूनिट टॉर्क का क्या होता है जी? न्यूटन मीटर, और वेक्टर क्वांटिटी होता है ना। ये मैंने इसलिए नहीं लिखवाया क्योंकि मुझे पता था कि 11th में थोड़ा बहुत पढ़ा हुआ है कि टॉर्क का ऐसा यूनिट क्या होता है, न्यूटन मीटर। कोई भी टॉर्क हो वेक्टर क्वांटिटी होता है। क्लियर है? क्लियर यस। है? Yes, अब sir. एक चीज और हमें आप लोग बस बता दो तो फिर आप लोगों से एक क्वेश्चन करवाएंगे। अगर जिस डायरेक्शन में P होगा यानी इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट और जिस डायरेक्शन में E होगा, अगर दोनों एक दूसरे के सेम डायरेक्शन में हुआ तो इसको बोलते हैं स्टेबल इक्विलिब्रियम। क्या बोलते हैं? स्टेबल इक्विलिब्रियम। अगर P इधर के तरफ है और E इधर के तरफ है, एक दूसरे के अपोजिट होगा तो इसको बोलेंगे अनस्टेबल इक्विलिब्रियम। तो आपके मन में ये बात आई होगी कि अचानक आपने ऐसा क्यों लिखा? तो एक बोर्ड में क्वेश्चन आया है 1 नंबर का कि कैसा ओरिएंटेशन होगा स्टेबल और अनस्टेबल इलेक्ट्रिक डायपोल का इलेक्ट्रिक फील्ड में, कैसा ओरिएंटेशन होगा स्टेबल और अनस्टेबल इक्विलिब्रियम के लिए। क्वेश्चन समझ में आया? कि क्वेश्चन ये आया है बोर्ड में कि भाई बता दो कि कैसा ओरिएंटेशन, यानी ओरिएंटेशन मतलब कैसे अरेंज करोगे डायपोल को और इलेक्ट्रिक फील्ड को एक दूसरे के साथ ताकि स्टेबल इक्विलिब्रियम बने और अनस्टेबल इक्विलिब्रियम बने। तो स्टेबल इक्विलिब्रियम बनाने के लिए दोनों को सेम डायरेक्शन में डाल देंगे और अनस्टेबल इक्विलिब्रियम बनाने के लिए दोनों को एक दूसरे के अपोजिट डायरेक्शन में। ठीक है? बोलो हाँ या ना। यस सर। यस सर। चलो ये हो गया आपका क्वेश्चन। मैं एक बार फिर से रीड डाल दे रहा हूँ क्वेश्चन बैंक से
कि इन विच ओरिएंटेशन a dipole placed in uniform electric field is in stable equilibrium और unstable equilibrium। ये आपका क्वेश्चन 2011 में सीबीएसई में पूछा गया था, तो ये आपको ध्यान में रखना है। अब चलिए, आप लोग बहुत जिद कर रहे थे कि सर अब क्लास तो कंप्लीट होगा, तो ऐसा करते हैं कि क्वेश्चन से आप कंप्लीट कर देंगे तो बात बनेगी हम लोगों की। तो उससे पहले मैं एक छोटा सा डिस्कशन करना चाहता हूँ कि अभी मैंने इलेक्ट्रिक फील्ड की बात की, यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड की बात की, तो उसमें जब मैंने पैरेलल डायरेक्शन या एंटी पैरेलल डायरेक्शन में रखा तो नेट फोर्स हमारा 0 आया, और नेट फोर्स 0 आने की वजह से हमारा टॉर्क भी नेट फोर्स 0 आने की वजह से टॉर्क भी 0 आया था। ऐसा हम लोगों ने डिस्कस किया था। आप लोग अग्री कर रहे हो? ऐसा डिस्कस किए थे हम लोग। Yes. लेकिन उसी डायपोल को नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में अगर प्लेस करते हैं, उसी डायपोल को नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में प्लेस कर दे तो क्या नेट फोर्स 0 होगा? बोलो, नेट फोर्स 0 होगा? नो सर। ठीक है, 0 नहीं होगा। क्यों? क्योंकि सर इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू अलग अलग होगा, तो फोर्स का भी वैल्यू अलग अलग होगा। वो अलग बात है, थोड़ा बहुत कैंसिल आउट होगा सब्ट्रैक्ट होकर, लेकिन नेट फोर्स 0 नहीं होगा, तो टॉर्क भी 0 नहीं होगा। तो हम क्या बोलेंगे कि यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में फोर्स नेट फोर्स 0 हो सकता है, नहीं भी हो सकता है। अगर ओरिएंटेशन चेंज करे तो टॉर्क 0 हो सकता है और नहीं भी हो सकता है, लेकिन नॉन यूनिफॉर्म में दोनों 0 नहीं होगा। क्लियर है? यस सर। यस टॉर्क 0 हो सकता है, वो कब 0 होगा वो मैं बताऊंगा आप लोगों को, लेकिन अभी यही ध्यान में रखना है कि 0 नहीं हो सकता है। एनसीईआरटी का बुक आप सभी। अच्छा, एक और चीज, सेंटीमीटर और कूलममीटर में फर्क होता है। सेंटीमीटर में क्या होता है ना कि दोनों स्मॉल वर्ड यूज किया जाता है, स्मॉल सी और स्मॉल एम, सेंटीमीटर जब लिखा जाता है तो। और जब कूलममीटर लिखा जाता है तो कूलम सी, कैपिटल सी से चार्ज को डिनोट यूनिट को डिनोट करते हैं। तो इसमें कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। आप एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 1.0 बना देते तो बहुत अच्छा लगता है। टॉर्क का फॉर्मूला क्या लिखे थे? पीई साइन थीटा। 1.0 आप बना देते जाते जाते तो अच्छा लगता मुझे। बना रहे हो? सॉल्व कर रहे हो या नहीं? सर एक बार फिर से बोलिए ना, वो नहीं आवाज आ रहा था ठीक से। कौन सा? अभी जो बोले सर आपको। मैंने बोला कि क्वेश्चन नंबर 1.10 एनसीईआरटी का क्वेश्चन नंबर 10 एक्सरसाइज का जाते जाते अगर सॉल्व कर देते तो मुझे अच्छा लगता। क्या कह रहे हो सब कि आपके अच्छा लगने के लिए हम लोग मेहनत करें? करना पड़ेगा। सर 10 का पावर -4। 10 का पावर -4 यूनिट कितना? सर वही न्यूटन मीटर। वही मतलब कुछ तो होता होगा, न्यूटन मीटर। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। सबका आया 10 का पावर -4? यस सर। आदर्श?
आदर्श, आदित्य, शालू, सर आ गया। ठीक। आदर्श नहीं बोल रहा है, चला गया क्या? आदर्श का स्कूल था सर, वो चला गया। अच्छा अच्छा, चलिए ठीक। बाकी जो बच्चे हैं उनको समझ में आ गया कि कैसे निकला था? पीई साइन थीटा, पी दिया है, ई दिया है और साइन थीटा दिया है। कोई दिक्कत? नो सर। आप चलिए, इतना हम लोग कर लिए। ये पूरा इलेक्ट्रिक डायपोल का डिस्कशन था। इसमें थोड़ा बहुत एक दो माइनर पॉइंट अगर छूटा भी होगा तो मैं नोट्स में इंक्लूड करके, जो बहुत इंपॉर्टेंट क्या, तो सपोज करो कोई लाइन ऐसा छूटा हुआ है कि डायरेक्शन और एक्शन वाला, तो वो चीज को भी मेंशन करके नोट्स आपको मिल जाएगा। इलेक्ट्रिक डायपोल का कंप्लीट डिस्कशन हो गया, जो हमें फर्स्ट चैप्टर में पढ़ना है। इलेक्ट्रिक डायपोल क्या होता है, कैसे बनता है, इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट क्या होता है, इसका फॉर्मूला क्या होता है, वेक्टर है, स्केलर है, डायरेक्शन क्या है, इसमें जब इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड आउट करेंगे तो क्या होगा, उसके बाद से क्या बोलते हैं, टॉर्क क्या होगा, स्टेबल इक्विलिब्रियम कब बनेगा, अनस्टेबल इक्विलिब्रियम कब बनेगा, यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में फोर्स 0 होगा या नहीं होगा, नॉन यूनिफॉर्म में फोर्स 0 होगा या नहीं होगा, ये सारा डिस्कस हमने आज के क्लास में कंप्लीट किया। और एक और चीज मैं आप लोगों को बता रहा हूँ कि अगले मतलब इस चैप्टर के बाद से जो सेकंड चैप्टर स्टार्ट होगा, तो उसमें आप लोगों को एक शेड्यूल दिया जाएगा कि हाँ इतना, इस दिन ये टॉपिक, इस दिन ये टॉपिक, ताकि हमारा क्लियर विजन रहे कि हाँ इस क्लास में हमें ये खत्म करना है। खत्म करने का मतलब ये नहीं कि जल्दीबाजी में हम लोगों को आगे बढ़ जाना है, चीजें क्लियर हो या नहीं हो, ऐसा नहीं सोचना है। हम लोगों को अच्छे से सब कुछ पढ़ते हुए टॉपिक खत्म करना है। बिल्कुल घबराना नहीं है, सिलेबस को लेकर डरना नहीं है, क्वेश्चन को लेकर डरना नहीं है। मेरे पास यहाँ पे प्रीवियस ईयर के भी बुक्स ओपन रहता है, और भी 2-3 बुक यहाँ पे ओपन रहता है, एनसीईआरटी इंक्लूडिंग। तो आप लोगों को क्वेश्चन उस चीज से मिलते रहता है, तो हर चीज को लेके चल रहे हैं। ऐसा नहीं होगा कि बाद में हम लोग करेंगे, नहीं, बाद में नहीं करेंगे। मेरा थोड़ा सा पैटर्न अलग है पढ़ाने का, हम साथ ही साथ इंक्लूड करते चलते हैं। इसलिए साथ ही साथ इंक्लूड करते चलते हैं कि आपके नोट्स में वो सारा चीज ऐड होते चले, ताकि आपके लिए भी बेहतर हो और आपके रिवीजन के लिए भी बेहतर हो। क्योंकि कभी कभी क्या होता है, पहले लास्ट में कराने से थोड़ा सा प्रॉब्लम ये हो जाता था कि बच्चा बहुत दिन पढ़े हुए हो गया, तो थोड़ा सा रिवीजन में नहीं है या नहीं बना, तो उसको थोड़ा सा मन में डाउट आता था, यार मेरा प्रिपरेशन अच्छा नहीं है, क्या करे क्या नहीं करे। तो ये सारा चीज, और दूसरा बात, एक बात और याद रखिएगा लाइफ में, पढ़ रहे हैं तो कभी भी ये मत सोचिएगा कि हमारा सिलेबस एंड होगा तो हम अपना रिवीजन स्टार्ट करेंगे। कोचिंग में आपका रिवीजन तभी स्टार्ट होगा जब सिलेबस एंड हो जाएगा। लेकिन आप अपना रिवीजन, जैसे सेकंड चैप्टर पढ़ रहे हैं, तो आप फर्स्ट चैप्टर को पढ़ते रहिए। क्यों? क्योंकि जिस दिन आपका सिलेबस कंप्लीट होगा, आपके पास उतना टाइम नहीं रहेगा कि पांचों सब्जेक्ट का हर एक चैप्टर आप स्टार्टिंग से रिवीजन कर लो। अगर 3 महीना पहले या 4 महीना पहले अगर रिवीजन सिलेबस आपका कंप्लीट होता है, 3 महीना पहले अगर कंप्लीट कर दिया जाता है, तो 3 महीने में होते हैं 90 दिन, 90 डेज। आपके पास 5 सब्जेक्ट होगा, सब में कम से कम 20 या 25 चैप्टर तो पढ़ना ही है। तो अगर 20 ही पढ़ना है तो 5 मिला के 100 हो गया, चलो 90 ही मान लिए, 90 मान लिए। तो ये पॉसिबल थोड़े है कि एक दिन में एक चैप्टर आप कर लोगे और एग्जाम का प्रेशर भी झेल लोगे, सैंपल पेपर भी सॉल्व कर लोगे, मॉक टेस्ट भी दे दोगे, ऐसा थोड़े पॉसिबल है, बिल्कुल नहीं है। तो जैसे हम सेकंड चैप्टर में गए तो फर्स्ट चैप्टर का अपना रिवीजन जारी रखिए, थर्ड में गए तो फर्स्ट सेकंड दोनों का रखिए, ताकि कभी भी आप तैयार रहो पेपर दे देने के लिए। उस तरीके से प्रिपरेशन करना है, ठीक है ना? यस। चलिए चलिए, आज के लिए इतना ही, फिर हम लोग मिलते हैं अगले क्लास में। और ध्यान रहे, वो क्वेश्चन जो मैंने भेजा हुआ है अगर आपको मिल गया है तो आप सब लोग सॉल्व करेंगे, जो डाउट होगा वो पूछेंगे, और एक्स्ट्रा क्वेश्चन भी नोट्स के साथ हम ऐड करके भेज रहे हैं। थोड़ा सा लेट होगा आज, क्योंकि अभी मेरा कंटिन्यू 2-3 क्लास है, उसके बाद मैं नोट्स आप लोगों को सेंड कर दूंगा, ठीक है? यस। ओके, बाय।